हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर 1 जो कि है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको असेसमेंट हम कैसे करते हैं और वेरिएशंस जो हैं वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर हम कैसे करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शंस, hence within and across the species also there are individual variations। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने इस वेरिएशन के कॉन्सेप्ट की बात की थी और साइकोलॉजिकल वेरिएशंस या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स किस तरह से आते हैं, ये जो थॉट है इनका ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। जिस तरह से डार्विन बात करते हैं कि जो स्पीशीज़ है वो आपस में किस तरह से डिफरेंट है या फिर किस तरह से एवोल्यूशन उनका अपने अपने तरीके से होता है और वो किस तरह से एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते हैं, उसी तरीके से उसी फैशन से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में कहीं ना कहीं, चाहे वो इंटेलिजेंस है चाहे वो पर्सनैलिटी है, किसी न किसी तरीके से वो डिफ़र करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। Individual differences refer to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior patterns। यानी कि अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो जो इंडिविजुअल डिफ़र करते हैं वो मेनली हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियर पैटर्न्स के बेसिस पर ही डिफ़र करते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनालिटी हो, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस हो या फिर दूसरे एट्रीब्यूट्स हों। Many psychologists believe they are influenced by आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। यानी कि काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो वेरिएशंस आते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी में है चाहे वो इंटेलिजेंस में है, ये सारे वेरिएशंस हमारे पर्सनल ट्रेट्स पर बेस्ड हैं। यानी कि ये जो पर्सनल ट्रेट्स हमारे किस तरह से होते हैं, जो आपको जेनेटिक्स के थ्रू मिलते हैं या जो आपके हेरिटेंस के थ्रू मिलते हैं, चाहे ये आपकी इंटेलिजेंस भी हो सकती है, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। तो ये जितने भी ट्रेट्स हैं ये हमारे जो सबसे ज़्यादा हैं वो पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वहीं पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये पर्सनली से ज़्यादा सिचुएशनल फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कि जो आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं उन फैक्टर्स पे ज़्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल ऑफ डिफरेंट पर्सनल ट्रेट्स बिहेविंग अलाइक इन फ्रंट ऑफ एग्रेसिव बॉस। यानी कि अगर ऑफिस का एग्जांपल लें तो उसमें कुछ एम्प्लॉयज़, कोई फ़न लविंग हो सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है, सबके अपने अपने पर्टिकुलर नेचर होते हैं। पर अगर उनका बॉस जो है काफ़ी एक एग्रेसिव नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा असर्टिव है, राइट, तो उसके सामने हम जो जनरली अपना पर्सनल ट्रेट्स ना शो करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर पैटर्न से, या तो हो सकता है कि हम सारे ही चुप रहें एम्प्लॉयज़ या फिर बहुत ही ज़्यादा शांत रहें, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर पर्सनल ट्रेट्स हम जो एक पर्टिकुलर बॉस के आगे हम एक तरह से ही बिहेव करेंगे। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। These are attributes involved in simple phenomena like time taken to react to a stimulus to highly global concept like happiness। तो बहुत ही मामूली से फिनोमेना, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, से लेकर एक बहुत ही ग्लोबल और बहुत ही बड़े टॉपिक जो कि हैप्पीनेस है, ये सारे ही स्पेक्ट्रम में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कवर हो जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी असेस्ड। यानी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मेजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या फिर उसको डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर हम उस चीज़ को या फिर उस क्वांटिटी को मेजर या फिर असेस नहीं कर पाते। इसीलिए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है अगर हम उनको साइंटिफिक तरीके से मेजर या फिर असेस कर पाएँ। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की असेसमेंट किस तरह से होती है और ये असेसमेंट है क्या। Assessment is the first step of understanding the attributes. It is the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation, often using multiple methods as standards of comparison. The assessment may be formal or informal. यानी कि हम उन psychological attributes को किस हिसाब से measure करते हैं या उनको evaluate करते हैं, उसको हम कहते हैं कि assessment of psychological attributes। अब ये assessment जो है वो मेजरली दो तरीके से होती है। एक assessment होती है formal असेसमेंट और एक है इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं
कि एक हरीश का अगर हम एग्जांपल लें, हरीश एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, तो हम कह देते हैं कि हरीश इज़ अ डोमिनेंट पर्सन। यानी कि अगर हम ये स्टेटमेंट पास करते हैं तो ये बहुत ही एक वेग स्टेटमेंट है। हम जस्ट बिकॉज हमने हरीश को देखा है या फिर एक फ़र्स्ट लुक में हम उसको कह देते हैं कि ये एक डोमिनेंट पर्सन है, बजाय हम उसको कोई एक फॉर्मल तरीके से उसको एसेस करने की बजाय हम अपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही कह देते हैं कि हरीश इज़ अ डोमिनेंट पर्सन। तो बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन एंड असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मल टेक्निक और मेजर, यानी कि हमने कोई फॉर्मल या स्टैंडर्डाइज टेक्निक नहीं लगाई है, कोई साइंटिफिक मेजर यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ अपने परसेप्शन के हिसाब से ये स्टेटमेंट पास की है। Hence, this type of assessment will vary the results from one assessor to another. जाहिर सी बात है, अगर हम अपने परसेप्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। यानी कि अगर मैं किसी को असेस कर रहा हूँ तो मेरा असेसमेंट डिफरेंट होगा, और कोई थर्ड पर्सन असेस कर रहा है तो उसका जो परसेप्शन है या फिर उसके व्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल तरीका नहीं है किसी को असेस करने का किसी भी प्लेटफॉर्म पर। Hence, this type of assessment will vary the results from one assessor to another depending on their opinions and will be open to subjective interpretations and huge variations. तो ये बात क्लियर है इनफॉर्मल असेसमेंट की। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल असेसमेंट पे। This is when we use a defined technique or measuring standard to assess any attribute without letting our own perception change the assessment. तो इन टेक्निक्स में जो है हम बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज तरीका और बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड वेल डिफाइंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ना कि सिर्फ अपना पर्सनल इसमें व्यूज़ या फिर ओपिनियंस इसमें इंक्लूड करते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। The formal assessment also involves measurement of an attribute with respect to its application in a situation. यानी कि अगर हम किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी सिचुएशन में किसी का असेसमेंट करते हैं तो वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता, या फिर वो किसी रीज़न के बिना हम असेसमेंट नहीं करते हैं। उस असेसमेंट के पीछे एक बहुत ही वैलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ हरीश इज़ असेस्ड एज डोमिनेंट, some interventions might be needed to effect a change in his behavior while dealing with his team at work. यानी कि अगर हम हरीश का असेसमेंट करते हैं तो वो हम सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न है जो कि हमको एक हो सकता है इंटरवेंशन प्लान आउट करना हो या फिर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल प्लान आउट करना हो हरीश का बिहेवियर चेंज करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिवली काम कर सके। अब बात करते हैं कुछ मेजर डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की। तो पहला एट्रीब्यूट आता है इंटेलिजेंस। इट इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक रैशनली एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन एनी सिचुएशन। यानी कि ये एक ग्लोबल कैपेसिटी मानी गई है कि आप किसी भी सिचुएशन में या प्रॉब्लम में कितने इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, कितने रैशनली आप सोच सकते हैं उस चीज़ को, और अपने जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको कितने इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको मेजरली कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का नाम भी दिया गया है। सेकंड एट्रीब्यूट आता है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज़ द अंडरलाइंग पोटेंशियल और इननेट पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। यानी कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक इंसान है जो कि एक लैंग्वेज में अच्छा है या फिर लिटरेचर में अच्छा है, और उसको हम उसी फील्ड में ट्रेनिंग दें, मान लीजिए 2 महीने की ट्रेनिंग दें, तो ही कैन बिकम अ गुड राइटर। बट अगर हम सेम इंसान को अगर हम ट्रेनिंग दें स्पोर्ट्स में या फिर डांस में या फिर कुकिंग में, तो वो शायद उतने सफिशिएंट ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता या बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल नहीं बन सकता। तो ये एक नेचुरल पोटेंशियल भी है हमारे किसी भी स्किल को सीखने का, जो कि सब में वेरी करता है। कुछ लोग लिटरेचर में अच्छे होते हैं, कुछ लोग डांस में अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। थर्ड जो एट्रीब्यूट आता है वो है इंटरेस्ट। इट्स द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट प्रेफरेंस टू इंगेज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी कि ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप अपना जो मैक्सिमम टाइम है किसी भी चीज़ में जो लगा रहे हैं, तो वो डिफ़ाइन करता है कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। यानी कि जो मान लीजिए कि कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो स्कूल के बाद जो है 4-5 घंटा फील्ड पे रहेगा, फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, बजाय दूसरी चीज़ों करने के। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट शो करता है उस चीज़ में। फिर आता है पर्सनैलिटी। इट इज़ रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स।
रिलेटिवली इंड्योरिंग का यहाँ पे मतलब है कि रिलेटिवली परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके हैं, यानी कि आप एक ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो, आपका इमोशनल कंडक्ट किस तरीके का है, आप किस तरह से बात करते हो लोगों से। तो ये आपकी कुछ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे और जो पूरी तरह से चेंज नहीं हो सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देने पे ये इनमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। तो इसमें आपका डोमिनेंस का नेचर आ सकता है, कुछ लोग सबमिसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ही मूडी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं और आपको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। लास्ट में हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो वैल्यूज़ आर द इंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एनी आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह का आपका बिहेवियर रहेगा, किस तरह का आपका कंडक्ट रहेगा, वो मैटर करता है कि आपकी वैल्यूज़ किस तरीके से हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपका कल एक एग्ज़ाम है और आप उसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो कुछ लोग हो सकते हैं ये सोचते हैं कि यार कल के एग्ज़ाम में कोई बात नहीं, चीटिंग करके पास हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार कल के एग्ज़ाम में हम चीटिंग करके पास हो जाते हैं और चीटिंग करके मार्क्स ले आएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहीं पे कुछ लोग जो हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि यार एक एग्ज़ाम के लिए मैं चीटिंग नहीं करूँगी या फिर अपने मोरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो यही जो सिचुएशंस हैं, आप किस सिचुएशन में किस तरह के डिसीजंस लेते हो, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी वैल्यूज़ और वैल्यू सिस्टम किस तरीके का है। तो आपका वैल्यूज़ का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा हो सकता है, वो पॉलिटिकल भी है, वो रिलीजियस भी हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक्स, काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड ये आपके वैल्यू सिस्टम बनते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से असेस करते हैं या फिर हमारे असेसमेंट मेथड्स क्या होते हैं उन एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या फिर इनको क्वेश्चनर भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो बिहेवियरल है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ये सारे ही एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं। तो इनके जो आइटम्स होते हैं या फिर इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट डिफ़र करते हैं और ये साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस आपके गाइडेंस में या पर्सनल सिलेक्शंस में, जैसे कि वो प्लेसमेंट होती है और ट्रेनिंग होती है, इनमें यूज़ होते हैं। फिर आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड होता है जो कि 1-on-1 बेसिस पर होता है। वो एक काउंसलर लेता है या फिर वो एक एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आपके बॉस ले सकते हैं या फिर HR डिपार्टमेंट लेता है। तो इंटरव्यू जो होता है काफ़ी इन डेप्थ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सीख करता है। फिर आता है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ और ही ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी होती है किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए, किसी भी इंसान की लाइफ के बारे में जानने के लिए और उनकी पर्सनैलिटी को एज अ होल समझने के लिए। इस तरीके में हम इस मोड ऑफ असेसमेंट में हम एक इंसान के हिस्ट्री भी जानते हैं और उनका जितना पॉसिबल डेटा होता है बचपन से लेके प्रेजेंट डेट तक, वो सारा ही एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनके बेसिस पर एक ओवरव्यू जनरल परसेप्शन बनाते हैं उस पर्सनालिटी का या फिर उनके एट्रीब्यूट्स का। इसमें हम क्वेश्चनर की हेल्प भी लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस की हेल्प भी लेते हैं और इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। टू असेस एनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स, टू ड्रॉ लर्निंग्स, एग्जाम्पल केस स्टडी ऑफ एन एमिनेंट लीडर, यानी कि आपके पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, कोई भी आपके इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे कि बॉलीवुड स्टार होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो इन सभी इंडिविजुअल्स को अगर हमको डिटेल में जानना होता है तो वो केस स्टडीज़ की हेल्प से ही हम जान सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव तरीका होता है किसी का भी बिहेवियर या फिनोमिना रिकॉर्ड करने के लिए एक नेचुरल या रियल टाइम में। इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम एक स्ट्रीट पे खड़े हैं और हमको ये जानना है कि स्ट्रीट में लोगों का बिहेवियर किस तरह से होता है, किस तरह से कंडक्ट होता है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए स्ट्रीट पे खड़े रह सकते हैं और हम उसमें नोट कर सकते हैं कि कितने लोग पेडेस्ट्रियन पे चल रहे हैं, कितने लोग 2 व्हीलर्स पे हैं या कितने लोग जो 2 व्हीलर पे हैं उनमें से कितने लोग हेलमेट लगा रहे हैं, कितने लोग नहीं लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फ़िक्स्ड डेटा आ जाएगा जो हम नोट करेंगे और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक तरीके से हम ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है सेल्फ रिपोर्ट। It is a method in which an individual provides factual information about himself or opinions. तो इस मोड ऑफ असेसमेंट में जो इंसान है वो खुद का ही असेसमेंट देता है, वो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करता है, वो चाहे फैक्चुअल हो चाहे वो परसेप्चुअल हो।
तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें उसके खुद के बिलीव्स या खुद के थॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें बायसनेस आने का तरीका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो सेल्फ रिपोर्ट का जो असेसमेंट मोड है ये सबसे कम रिलायबल होता है। अब हम आते हैं एक एट्रीब्यूट पे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है साइकोलॉजिस्ट में या फिर साइकोलॉजी की एक हिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात की जाती है वो है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को काफ़ी लोगों ने अपने हिसाब से डिफ़ाइन किया गया है, अपने हिसाब से उनकी थ्योरीज़ लाई गई हैं। और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, काफ़ी जो लेमैन हैं उन्होंने भी इस इंटेलिजेंस को अपने हिसाब से डिफ़ाइन करते जा रहे हैं। तो इसकी जो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है ये काफ़ी डिफरेंट है हमारी लेमन लैंग्वेज से, हमारी लेमन डेफिनेशन से। तो कॉमन डेफिनेशन जो हम मानते हैं वो ये है कि किसी की मेंटल अलर्टनेस कैसी है, या फिर कितना क्विक है वो किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने में, या उसकी एबिलिटी है किस तरह से समझने की चीज़ों को, ये डिफ़ाइन करता है इंटेलिजेंस। वहीं पे ऑक्सफोर्ड की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इट इज़ द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो इंटेलिजेंस जो है इट इज़ अ की एट्रीब्यूट एम्प्लॉय टू नो हाउ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इससे काफ़ी थ्योरीज़ दी गई हैं। थ्योरीज़ का यहाँ पे मतलब है कि हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया गया है और समझा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्फ्रेड बिने से। एल्फ्रेड बिने जो थे वो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को एक कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश की गई है, और इनकी थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी कहा गया है। एल्फ्रेड बिने जो समझाते हैं वो कहते हैं कि एबिलिटी टू जज वेल, रीज़न वेल एंड अंडरस्टैंड वेल, वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम। यानी कि इन्होंने एक सेट ऑफ एबिलिटीज़ बना दिया है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बनाई हैं, जिसमें कि आप कितने अच्छे से आप चीज़ों को जज कर सकते हो, रीज़न कर सकते हो और समझ सकते हैं। तो वो इसी एक फैक्टर के बेसिस पर ही हम ये असेस करते हैं कि जिसका ये फैक्टर कम है या जिसमें ये कम स्कोर करता है तो आप कम इंटेलिजेंट हैं, अगर आप इसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वहीं पे वेशलर कहते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद योर इन्वायरमेंट। एल्फ्रेड बिने की इसी ड्रॉबैक के चलते, यानी कि जो वन फैक्टर थ्योरी है, उन्होंने एक ही फैक्टर पे लिमिट कर दी थी इस चीज़ को, जो हमारी इंटेलिजेंस है। इसी के बेसिस पे चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में उसको एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में इवॉल्व किया था, और इन्हें दो फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो वो दो फैक्टर हैं जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पीयरमैन का ये मानना था कि हमारे इंडिविजुअल्स में जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी में ही दो तरह के फैक्टर जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। एक जनरल फैक्टर जो कि हम सब इंडिविजुअल्स में है, सब ह्यूमन बींग्स में है नेचुरली, यानी कि जो इननेट तरीके से हम सब में प्रेजेंट होता है, ये हमको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ये जनरल फैक्टर्स हमारे लॉजिकल थिंकिंग हो सकती है, हमारी किसी भी चीज़ को रीज़न करने की कैपेसिटी हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ को प्लान करने की या समझने की ताकत हो सकती है। वहीं पे स्पेसिफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो हम किस तरह से इन जनरल एबिलिटीज़ को यूज़ करके उनको और ज़्यादा रिफ़ाइन करके या उनमें ट्रेनिंग लेकर हम उसको जो एक्वायर करते हैं वो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक जनरल फैक्टर की बात लें जो कि एक प्लानिंग है, तो प्लानिंग जो है ये मानते थे कि सभी इंडिविजुअल्स में किसी न किसी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। पर अगर कोई उस प्लानिंग को स्पोर्ट्स में यूज़ कर रहा है, या फिर मान लीजिए उसको एक फ़ुटबॉल में उसको एज अ स्किल बना रहा है उस प्लानिंग को लेकर, तो वो एक बहुत ही अच्छा कोच बन सकता है या तो वो बहुत ही अच्छा प्लेयर बन सकता है फ़ुटबॉल का। पर अगर कोई उसी प्लानिंग को एक आर्किटेक्चर में लगा रहा है, या फिर एक बिल्डिंग में लगा रहा है बनाने में, या फिर उसके डिज़ाइनिंग में लगा रहा है, तो एक वो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है उस अगर प्लानिंग को वो आर्किटेक्चर में लगाए। तो इसी तरीके से कुछ जनरल फैक्टर्स को हम जिस पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ करते हैं और उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें स्किल एक्वायर करते हैं, उसके बाद जो हम स्किल लेते हैं उसको हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है एक इंसान में स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर के लिए। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ इसमें कहा गया कि सिंगिंग है, आर्किटेक्ट्स की है कैपेसिटी, और जो साइंटिस्ट की है। फिर आता है